हम लोग राजा, किसान और नगर चैप्टर देख रहे थे। आपके मुख्य भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग एक, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग एक पुस्तक ये जो देख रहे हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग एक, इसका दूसरा चैप्टर का 73 पेज नंबर 47 पर जो है .73 अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। यह पिछले क्लास में अधूरा था। तो अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। देखिए, अभिलेख से जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उस अभिलेखों से प्राप्त जानकारियों की क्या सीमाएं होती है, क्या लिमिटेशंस होते हैं उसके, इसको जानने के लिए हम जो है दो अभिलेख पर ध्यान देंगे। ध्यान देने की बात है कि अभिलेख स्रोत 10 में, देखिए स्रोत 10 जो है आपके बुक के पेज नंबर 47 पर दिया हुआ है। इसमें देखिए कि अभिलेख में अशोक ने क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि राजन देवनाम प्रियदर्शी यह कहते हैं, अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी। क्या इसमें कहा जा रहा है कि अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी। ऐसा किसके द्वारा कहा जा रहा है? अभिलेख पर कहा गया है, अशोक के द्वारा कहा गया है। लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है, लेकिन मैंने यह व्यवस्था की है, लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक पहुंचाएं, लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक पहुंचाएं। देखिए उसमें प्रतिवेदक शब्द का प्रयोग किया गया है। लोगों के समाचार प्रतिवेदक हम तक पहुंचाएं, चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ या फिर पालकी में हूँ, मुझे ले जाया जा रहा हूँ या अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषय में निराकरण हर स्थल पर करूंगा। राजा कहते हैं कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मुझे लोगों के विषय में समाचार हमेशा पहुंचाया जाए और उनके जो समस्या है उसका समाधान मैं कहीं पर भी करूंगा। ये अशोक के अभिलेख पर लिखे गए हैं, जो स्रोत 10 में आपके बुक में लिखे गए। अब इनको आप देखते हैं, जो अभिलेख में लिखे गए हैं उसका अर्थ अनुवाद आपके पास उपलब्ध है, जो अभी हमने पढ़ के आपको बताया है, स्रोत 10। अब इन अभिलेखों में जो आप देख रहे हैं कि अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ अशोक की उपाधि लिखा हुआ है, राजन देवनाम प्रियदर्शी यह कहते हैं। अब इस तरह के जब अभिलेख मिलते हैं जिसमें कि राजा का नाम नहीं लिखा हुआ हो, तो अभिलेख को पहचाना कैसे जाता है? देखिए, कुछ अभिलेख जो अशोक के मिले हैं उसमें अशोक के नाम भी लिखे हैं और नाम के साथ उसकी उपाधियां भी लिखी हुई है। और यह जो अभिलेख देख रहे हैं जिसमें कि सिर्फ अशोक की उपाधियां लिखी हुई, तो जो अभिलेख जिस पर कि अशोक के नाम और उपाधियां दोनों है, वहां से हमें ये पता चलता है कि अशोक की उपाधि क्या है। और अन्य अभिलेख जो मिलते हैं जिस पर कि सिर्फ उपाधि ही लिखे हुए हैं, अशोक के नाम नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हमें यह पता है कि यह उपाधि अशोक का ही है, जो उसके नामों के साथ कुछ अभिलेखों पर लिखे हुए मिल रहे हैं। इस तरह से इन अभिलेखों की पहचान कर ली जाती है कि ये अभिलेख अशोक के अभिलेख है। साथ ही इस अभिलेखों के सत्यता की परीक्षण की जाती है। इस अभिलेख पर लिखा है कि उनसे पहले के शासकों ने
सूचनाओं को एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी। क्या इतिहासकार या अभिलेख शास्त्री इस कथन को सत्य मान लेंगे? इसके लिए अनेक स्रोतों से जो जानकारियां प्राप्त हो रही है, पूरे इतिहास पर दृष्टिपात किया जाता है तो पता चलता है कि सच में उनके पहले के कोई शासक इस तरह के कोई सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं किए थे। यह बातें अशोक के द्वारा जो लिखी गई है, यह सत्य प्रतीत होता है जब उपमहाद्वीप के इतिहास का अध्ययन करते हैं। तब इस तरह से अभिलेख पर जो भी कथन लिखे हुए होते हैं उसकी परीक्षण करनी पड़ती है कि उसमें कितनी सत्यता है। संभव है कि वह कथन जो अभिलेख पर लिखे गए हो पूर्णतः सत्य नहीं हो, संदेह वाला हो या अतिशयोक्तिपूर्ण हो, इसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी गई हो, ऐसा संभव है। इसलिए इतिहासकारों को इसका परीक्षण करना पड़ता है, तभी उसकी सत्यता को स्वीकार किया जाता है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट्स में लिखे हैं? ये जो अनुवाद हम देखे हैं स्रोत 10 में अभिलेख का, इस पर कुछ शब्द ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं। ब्रैकेट्स में कुछ शब्दों का प्रयोग बड़े ध्यान से करना पड़ता है। इसका मूल मकसद यह होता है कि अभिलेखों का जो मूल अर्थ है उस अर्थ में बदलाव नहीं हो जाए, इसलिए उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं ब्रैकेट्स में अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है और ऐसा बड़े ध्यान से अभिलेख शास्त्री करते हैं। इतिहासकारों को और भी चीज का परीक्षण करना पड़ता है। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अब यहाँ सवाल उठाया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में कि इतिहासकारों को यह भी परीक्षण करना पड़ता है कि यदि राजा का आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए थे तो क्या वहां आने जाने वाले लोग उसे पढ़ते थे? अधिकांश लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या उसे पढ़ते थे? क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत भाषा का नाम है। पाटलिपुत्र के अभिलेख पर जो भाषा लिखा गया है वो प्राकृत भाषा में है। तो पाटलिपुत्र में प्रयोग में लाया गया प्राकृत भाषा उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे। क्या उस समय प्राकृत भाषा को पाटलिपुत्र के आसपास के लोगों में सभी स्थानों के लोग इसको समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों का उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। यदि अभिलेख लिखवाए गए सड़क किनारे तो क्या वहां रुककर लोग पढ़ते थे? नगरों के पास लगवाए गए तो क्या उस नगर के लोग उसको पढ़ते थे? क्या नगर में इतनी साक्षरता थी? यहाँ प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखवाए गए थे, क्या यहाँ के लोगों को प्राकृत भाषा का ज्ञान था? इन प्रश्नों का उत्तर कहीं से भी नहीं मिल पाता है। इनमें से कुछ समस्याओं का प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जिन पर लिखे गए कथनों का प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष सपोर्ट कहीं से मिल जाता है। जैसे कि स्रोत 11 देखिए जो आपके बुक के पेज 48 पर दिए गए हैं। स्रोत 11 राजा की वेदना, इसमें क्या लिखा है देखिए। इसमें लिखा है जब देवराम पियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह अभिलेख पर लिखा हुआ है कि उन्होंने जब अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। आगे क्या लिखा हुआ है? 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया। 1.5 लाख लोगों को उस कलिंग से निकाल दिया गया।
निष्कासित कर दिया। 1 लाख मारे गए, यानी 1 लाख लोगों की लड़ाई में हत्या कर दी गई, और इससे भी ज्यादा की मृत्यु हुई, और इससे भी ज्यादा लोग मर गए, ऐसा अशोक के अभिलेख पर लिखा है। कलिंग प्रशासन स्थापित करने के बाद देवनागप्रिय धर्म के गहन अध्ययन, धर्म के स्नेह और धर्म के उपदेश में डूब गए। कलिंग प्रशासन स्थापित करने के बाद देवनागप्रिय धर्म के गहन अध्ययन, धर्म के स्नेह और धर्म के उपदेश में डूब गए। क्या हुआ? कलिंग प्रशासन स्थापित करने के बाद देवनागप्रिय यानी कि अशोक जी का उपाधि लिखा हुआ है। धर्म के गहन अध्ययन, धर्म के गहन अध्ययन, धर्म के स्नेह और धर्म के उपदेश में डूब गए। बौद्ध धर्म का अध्ययन करना, उसके स्नेह और उसके उपदेश में डूब गए अशोक, ऐसा अभिलेख पर लिखा हुआ है। यही देवनागप्रिय के लिए कलिंग विजय के पश्चाताप है, और उस पर लिखा गया है कि अशोक जो धर्म के अध्ययन में, धर्म के स्नेह में और धर्म के उपदेश में डूब गए, यही अशोक का पश्चाताप है। यही अशोक का क्या है? पश्चाताप है इस कलिंग युद्ध का। देवनागप्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है। आगे क्या लिखा है अभिलेख पर कि देवनागप्रिय के लिए यह बहुत ही वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है। क्या लिखा हुआ इस पर कि देवनागप्रिय के लिए यह बहुत ही वेदनादायी और निंदनीय है कि जब भी कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, यहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। यह अभिलेख पर लिखा है कि जब भी कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो उस राज्य की बहुत हानि होती है, बहुत सारे लोग निष्कासित किए जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यह अशोक के अभिलेख पर लिखा हुआ है। अब जो बातें इस अभिलेख पर लिखी हुई है कि अशोक को कलिंग युद्ध का दुख है, अशोक उसका किसी रूप में पश्चाताप कर रहा है, ये बातें कितनी सत्य है, यह कैसे मान लिया जाए? अब अभिलेखों की स्थिति देखने से यह पता चलता है कि इस प्रकार के जो अभिलेख लिखे गए हैं जिसमें कि अशोक के वेदना को दर्शाया गया है, इस प्रकार का कोई भी अभिलेख उस कलिंग क्षेत्र में, जो कि वर्तमान समय में अभी उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, एक भी अभिलेख वहां पर इस प्रकार का उपलब्ध नहीं है। अलग कलिंग क्षेत्र से अलग के अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस कलिंग क्षेत्र में युद्ध का दर्द इतना अधिक था कि अशोक उस क्षेत्र में इस युद्ध से संबंधित कोई भी बात रखने का साहस नहीं कर सका या उचित नहीं समझा, क्योंकि विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि अशोक अपने इस दर्द को वहां प्रकट नहीं कर सका, बल्कि इस मुद्दे को किसी अलग, उससे दूर दराज के क्षेत्रों में अपने अभिलेखों पर इस दर्द को उसने लिखवाया, लेकिन कलिंग क्षेत्र में इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह सका। कलिंग क्षेत्र में इस प्रकार के अभिलेखों को स्थापित नहीं किया जाना और अन्य क्षेत्रों में अशोक की कलिंग के प्रति वेदना का प्रकट होना, यह अपने आप में साबित करता है कि सचमुच में कलिंग क्षेत्र में युद्ध की वेदना इतनी दर्दनाक थी कि अशोक इस मुद्दे पर वहां पर कुछ कह नहीं सका। इस तरह से इस अभिलेख को एक तरह से यहाँ पर सत्य साबित करने में यह तथ्य कि वहां स्थापित नहीं किया गया था,
कुछ हद तक मदद करता है, जिससे हम इस निष्कर्ष को निकालते हैं कि संभवतः इस पर लिखी गई बातें सत्य प्रतीत होती है। यदि ऐसा नहीं था तो इस प्रकार के अभिलेख वहां भी, उड़ीसा में भी, अर्थात उस समय के कलिंग वर्तमान उड़ीसा में भी मिलना चाहिए था, वहां नहीं मिलना ऐसा बताता है कि सचमुच में राजा को इस बात के लिए वेदना थी, सचमुच में ये बहुत दर्दनाक घटना थी, लेकिन अशोक उस क्षेत्र में इस वेदना को प्रकट नहीं कर सका, क्योंकि युद्ध का विजय उस क्षेत्र के लिए बहुत दर्दनाक था। इस तरह से विभिन्न स्रोतों, विभिन्न तथ्यों, विभिन्न बातों पर विचार करते हुए अभिलेख शास्त्री और इतिहासकार किसी अभिलेखों का अर्थ निकालते हैं। अब इसके आगे पॉइंट 48 पर ही 8वां पॉइंट है, पेज नंबर 48 पर 8वां पॉइंट, अभिलेख साक्ष्य की सीमा। देखिए, अभिलेख जो प्राप्त होते हैं उसके साक्ष्यों की कुछ सीमाएं होती हैं। क्या क्या सीमाएं होती है, इसे भी हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। आप इसको बुक में अध्ययन करेंगे, मैं लाइन बाय लाइन विश्लेषण करूंगा और आप बुक में निश्चित रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तो 8वां पॉइंट में लिखा है अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि अभिलेखों से जो जानकारियां प्राप्त होती है उन जानकारियों की भी कुछ सीमाएं होती है, यानी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। क्या लिमिटेशंस होते हैं? तो कभी कभी इनकी तकनीकी सीमाएं होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया, अर्थात जब इसको लिखा गया था हल्के ढंग से लिखा गया, अब वह पढ़ने के लायक नहीं है, उसे पढ़ पाना मुश्किल है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि अभिलेख नष्ट हो गए, जिससे कि उस अभिलेख पर के कुछ अक्षर लुप्त हो गए। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ हर बार निकल पाना सरल नहीं होता है कि जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से लिखा गया उसका वास्तविक अर्थ हमें पता चल जाए, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि कई बार कई सूचनाएं किसी स्थान विशेष और किसी परिस्थिति विशेष के संदर्भ में लिखी हुई। अब न तो परिस्थितियों की जानकारियां हमें है और न ही उस समय की जानकारियां हैं, और समय और परिस्थिति से संबंधित अर्थ जब किसी अभिलेख का होगा तो उसका अर्थ समझ पाना विद्वानों के लिए संभव नहीं है, और इसके वैकल्पिक चीजों को खोजने का प्रयास किया जाता है, जो सदैव सत्य, सदैव भी संभव नहीं होता है। यानी कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारियों को प्राप्त करना कई तरह की समस्याओं वाला होता है। यह पूर्णतः सही हो, यह हर समय ऐसा नहीं हो पाता है। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके। कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, एक दो नहीं, कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी अभिलेखों के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं, या प्रकाशित नहीं किए जा सके हैं, या उनके अनुवाद करना संभव नहीं हुआ है। जितने भी अभिलेख मिले हैं उसका एक छोटा सा अंश ही है अभिलेख का जिसको कि पढ़ा गया है, जिसका अर्थ निकाला गया है। और बहुत से ऐसे भी अभिलेख रहे होंगे जो सुरक्षित नहीं बचे। अभी जो उपलब्ध है वह बहुत कम संख्या में, कुछ अंश ही उपलब्ध है अभिलेखों का, बहुत सारे उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, बहुत सारे नष्ट हो गए होंगे, बहुत सारे को पढ़ना संभव नहीं है क्योंकि उसके अर्थ बहुत हल्के थे, खुले हुए थे, जो मिट गए हैं। इस तरह से अभिलेखों से प्राप्त जानकारियों की एक सीमाएं होती है। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है, यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हो उसे अभिलेख में अंकित किया गया हो। आज हम लोग जिन बातों को आर्थिक और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं, उन बातों को उस समय अभिलेखों में कोई स्थान दिया जाता रहा हो,
उन बातों को अभिलेखों में लिखा जाता रहा हो, ऐसा जो है जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की जिंदगी की सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता। खेती की क्या प्रक्रियाएं हैं, किसान किस प्रकार से खेती करते हैं, लोगों के जीवन के सुख दुख किस प्रकार के थे, इसका उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलते, क्योंकि प्रायः अभिलेख जो होते थे वह बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते थे। कोई बहुत बड़ा अवसर होता था, उसी का वर्णन अभिलेखों में किया जाता था। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचारों को व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। अभिलेख पर हमेशा उन्हीं के विचारों को व्यक्त किया जाता था जो उन अभिलेखों को बनवाते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। यानी अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचारों को व्यक्त करता है जो उन्हें लिखवाते थे। आम जनता, साधारण लोगों के विचारों को व्यक्त नहीं करता था, और इसलिए अभिलेखों से प्राप्त जो जानकारियां होती है उसकी सीमाएं होती है। आगे लिखा है, अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। प्राचीन प्रमाण जो है और अर्वाचीन प्रमाण जो है, इन दोनों ही प्रकार के प्रमाणों पर जो है इतिहासकार शंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 19वीं सदी के आखिरी दशक में और 20वीं सदी के आरंभ में इतिहासकार मुख्य रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। राजाओं का इतिहास किस तरह का था, इसकी जानकारी के लिए उत्सुक रहते थे, इसमें रुचि रखते थे इतिहासकार। लेकिन 20वीं सदी के मध्य के बाद 20वीं सदी के मध्य के बाद से आर्थिक परिवर्तन, विभिन्न सामाजिक समुदाय के उदय महत्वपूर्ण बन गया। कौन सा विषय महत्वपूर्ण बन गया? तो आर्थिक परिवर्तन महत्वपूर्ण विषय बन गया। विभिन्न सामाजिक समुदायों का उदय जो हुआ है यह महत्वपूर्ण बन गया। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर थे। जो समुदाय उस समय से पहले से सामाजिक हाशिए पर थे, उन समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ गई है कि जो लोग हाशिए पर थे उस समय, वो लोग कैसे थे। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होगी, क्योंकि इतिहासकार जो पहले जिन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखते थे, इतिहासकार पहले जिन मुद्दों को देखा करते थे, अब वो मुद्दे बदल गए हैं। पहले राजाओं के इतिहास पर इतिहासकारों की रुचि थी, लेकिन 20वीं सदी के मध्य के बाद से आर्थिक परिवर्तन और विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय पर इतिहासकारों का विशेष ध्यान गया है और इस पर अध्ययन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए संभव है कि प्राचीन स्रोत जो इतिहास के मिले हैं, उसका जो अध्ययन किया गया है, जिसके आधार पर इतिहास को लिखा गया है, इन प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित की जाएगी, ताकि इससे जो लोग उस समय सामाजिक हाशिए पर थे उनकी जानकारियां भी हमें मिल सके, उसका इतिहास लिखा जा सके।
तो अभिलेखों से हमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं और किस तरह से नए तरीके से उसके अध्ययन करने की जरूरत पड़ रही है और क्यों पड़ रही है, ये सब चीजें हमने देखा और इस तरह से आपका आज यह चैप्टर समाप्त हुआ।